वेलकम टू माय चैनल सम बेसिक मैथ्स एंड साइंस। देखिए इस आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्बोनेट्स कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी तक इसके पहले के वीडियोस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर देखा था, हमने कार्बन बॉन्डिंग देखा था, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने चेन देखा था, स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, इसके पिछले की वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से रिकॉर्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए टॉपिक से ही क्लियर हो गया है कि हमें आज कार्बन कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है। ना तो हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है, ना हमें उसके लुक्स के बारे में बात करना है, हमें उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से बात नहीं करना है, हमें उसके केमिकल प्रॉपर्टी से बात करना है। केमिकल प्रॉपर्टी में आप भी जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन आते हैं, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल प्रॉपर्टीज में कंबशन। सॉरी, चलिए कंबशन। ठीक है, कंबशन का अगर हिंदी देखा जाए गाइस तो ये होता है दहन, मतलब होता है जलाना। ठीक है, और जलाने के लिए आपको भी पता है कि कभी भी हम जब भी जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन से ही जलता है, जलने के लिए हमें हाइड्रोजन भी मिले तो भी हम जला सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जलने मतलब एक्सेस चीज़ों में अगर देखा जाए तो जलने के लिए ऑक्सीजन थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देना है तो हमारा काम हो जाए। कार्बन कंपाउंड्स को, केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बन कंपाउंड्स को हमें क्या करना है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देना है। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं तो इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा मीथेन, इथेनॉल, पेट्रोल, सब बहुत सारे स्ट्रक्चर मैंने इसके वीडियोस में दिए हैं। तो जैसे आज हम बात करते हैं कार्बन का, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, ठीक है, तो आपको भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ निकलेगा जिसका नाम है हीट, और एक और चीज़ निकलेगा जिसका नाम है लाइट। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपने मीथेन ले लिया, CH4, ये एक अल्केन सीरीज का मीथेन है। मीथेन को आपने रिएक्शन कराया किससे, ऑक्सीजन से, यानी O2 से। कोई बात नहीं है, क्या निकलेगा, तो CO2। देखिए जब भी ये कार्बन कंपाउंड चलता है तो ये श्योर है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किसके प्रेजेंस में जला रहे हो। ठीक है, तो एक निकलेगा CO2, अब इसमें एक हाइड्रोजन भी है तो यानी H2O निकलेगा। ठीक है, अब उसके बाद और क्या निकलेगा, तो मेजर चीजें जो हैं वो है हीट और एक हो गया लाइट। ठीक है, मीथेन को, ये मीथेन हो गया। अब इसके अगर किसी ने कहा कि नहीं मुझे थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप का किसी कंपाउंड जला के दिखाइए, जैसे इथेनॉल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि C2H5OH, इसको जलाना है, इसका नाम है इथेनॉल। इसका कंबशन होगा तो क्या होगा, चलिए, तो C2H5OH है। कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, CH3, CH2 और OH को आपको जलाना है O2 के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकलेगा, कुछ नहीं, सेम प्रोडक्ट एकदम, CO2, H2O, हीट, लाइट। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कार्बन कंपाउंड्स जलते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, हीट निकलेगा और लाइट निकलेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कितना हीट निकलेगा, अब वो डिपेंड करता है कि आप फ्यूल कौन सा जला रहे हो, कितना हाइट होगा, कितना लाइट होगा, ये टोटली डिपेंड करता है फ्यूल पे। जैसे कार्बन जलाओगे तो थोड़ा कम, ये जलाओगे तो थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, कभी एक देश है शायद ब्राज़ील, शायद एक ब्राज़ील है कि पता नहीं, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, धुंधला सा। ब्राज़ील जैसे देशों में पेट्रोल के साथ साथ
उसमें थोड़ा सा अल्कोहल भी मिलाया जाता है, ताकि एक तो पेट्रोल का थोड़ा सा बचत भी हो जाए, और जब भी ये कार्बन कंपाउंड्स जलते हैं तो इससे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आपको पता है कि ये गैस जो है वो ग्रीन हाउस मतलब इफेक्ट को, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस है। तो इसकी मात्रा कम निकले इसीलिए थोड़ा सा पेट्रोल में अल्कोहल का भी मात्रा मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए ये था हमारा कंबशन का टॉपिक। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे कार्बन कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था, ये तो हमने देख लिया ये सारी चीजें। हमने पढ़ा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या अगर आपने पढ़ लिया हो तो कोई बात ही नहीं है, हाइड्रोकार्बन, और एक था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये तो पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से बनता है, ये हम लोग को पहले से रिवीजन में है, और इसमें दो को निकलता है, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलेगा, ठीक है, तो ये एक प्योर फ्यूल होता है। ठीक है, ये जब भी निकलता है तो ये प्योर फ्यूल का रूप लेता है, प्योर फ्यूल होता है। ठीक है, इसमें हमको एक्सेस हीट मिलेगा, एक्सेस लाइट मिलेगा, और स्मोक जो है वो लेस स्मोक होगा, इनफैक्ट हो सकता है कि ना भी रहे, लेस स्मोक। ठीक है, और फ्लेम जो होगा वो ब्लू होगा, ब्लू फ्लेम। ठीक है, ब्लू फ्लेम आपने देखा होगा, जैसे केरोसिन जलता है तो आपने देखा होगा, केरोसिन जलता हो तो केरोसिन जब भी जलेगा तो ब्लू कलर का फ्लेम देगा। आपने देखा होगा एलपीजी, उसमें आइसोब्यूटेन का यूज किया जाता है ना, तो ब्यूटेन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और आइसोब्यूटेन मैंने बताया था, जब आइसोमर्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आइसोब्यूटेन होता है, तो उसमें ब्लू फ्लेम जलेगा हमेशा। ठीक है, और कंप्लीट कंबशन का पहचान है कि उसमें स्मोक ना हो, फ्लेम ब्लू हो, और जलने के बाद कुछ भी रॉ मटेरियल्स ना बचे। ये सबसे बड़ी पॉइंट होती है कंप्लीट कंबशन का, कंप्लीट कंबशन का, कंप्लीट कंबशन का। ठीक है, लेकिन जब ये अनसैचुरेटेड जलेगा ना, जब ये अनसैचुरेटेड जलेगा तो ये येलो कलर का फ्लेम देगा, यानी कि उसको बोलते हैं साउटी, थोड़ा SOOTY, साउटी फ्लेम, साउटी फ्लेम यानी येलो कलर्ड का फ्लेम, येलो कलर्ड फ्लेम होगा, और साथ ही साथ थोड़ा सा ब्लैक स्मोक होगा, इसमें ब्लैक स्मोक होगा। जैसे आपने देखा होगा दिवाली के सीजन्स में, देखिएगा वो पटाखा वगैरह जब चलता है तो एक आता है मोताब कहा जाता है, पता नहीं, जो भी वो जलता है तो वो फ्लेम तो देगा, फ्लेम तो अच्छा देगा, लेकिन उसके साथ ना स्मोक बहुत ज़्यादा होगा, वो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल हो गया। जैसे आप समझ लीजिए कैंडल, आप समझ लीजिए कैंडल, कैंडल जो होता है ना गाइस, सॉरी, कैंडल जो होता है वो अनसैचुरेटेड, क्योंकि वो मोम का बनता है। ठीक है, और वो एक अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक और होता है, उसको बोलते हैं घासलेट। आपने घासलेट देखा होगा, वैसे आम बोलचाल में उसको मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। तो केरोसिन और मिट्टी के तेल में अंतर होता है। जनरली क्या होता है कि मिट्टी के तेल को भी लोग केरोसिन समझ लेते हैं, तो केरोसिन वो नहीं है। केरोसिन जो है वो एक हाई इफिशियंसी वाला फ्यूल होता है, जो कि प्लेन वगैरह में यूज किया जाता है केरोसिन का। ठीक है, तो ये जो घासलेट होता है जब वो जलता है तो ब्लैक स्मोक देगा एकदम स्ट्रेट में, तो वो हो गया क्या, अनसैचुरेटेड। ठीक है, उसके अलावे आपको और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कैंडल हो गया, और उसके अलावे अगर आप कभी आपने वनस्पति ऑयल का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग डालडा के नाम से जानते हैं, डालडा जो होता है वो भी एक अनसैचुरेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया कंबशन का ये टॉपिक। ठीक है, और इसमें पढ़ना है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, कभी कभी देखने में मिलता है कि कुछ चीज़ें फ्लेम के साथ जलती हैं और कुछ चीज़ें विदाउट फ्लेम जलती हैं। तो अगर आपको कोई कहता है कि कौन सा चीज़ है जो जलने पे फ्लेम नहीं देता, तो क्या कहिएगा? याद रखिएगा, कोयला जब जलेगा ना, तो कोयला में केवल लाल कलर का अंगीठी दिखेगा, मतलब खूब लाल एकदम, लेकिन उसमें फ्लेम नहीं होता है। कोल में
फ्लेम नहीं होता है। कोल में फ्लेम नहीं होता है। और एक और होता है जिसको गोबर का उपला जो होता है, उपला, जिसको अपने आम बोलचाल भाषा में चिपरी कहा जाता है, हिंदी में उसको अंगीठी कहा जाता है। ठीक है, तो गोबर का उपला वो जो होता है ना, इसको अंगीठी, AN आपके बुक में लिखा भी है, ये अंगीठी। ये जब भी जलेगा ना तो ये पहले लाल हो जाएगा, पूरी तरह से रेड हो जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें से स्मोक निकलते रहेगा और वो अंदर से जल रहा है, कंटिन्यूसली जल रहा है। तो इसको बोलेंगे विदाउट फ्लेम, विदाउट फ्लेम कंबशन। ठीक है, अब कोई कहता है कि फ्लेम वाला कंबशन तो कैंडल है, उसके अलावा आपको केरोसिन है ना। तो ये सभी, ये हो गया फ्लेम वाले कंबशन और ये हो गया विदाउट फ्लेम कंबशन। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है छोटा सा इसमें कि कैसे बनता है कोल और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बनता है। देखिए, कोल और पेट्रोलियम बनने के लिए ना बहुत लंबा टाइम चाहिए, जल्दी नहीं बनता ये। जब भी कभी सॉइल इरोजन या फिर वोल्केनिक इरप्शन या फिर अर्थक्वेक टाइप के कुछ आ जाते हैं तो कहीं कहीं के ज़मीन जो है वो धंस जाता है, कहीं उठ जाता है और कुछ चीज़ें जो है वो ज़मीन के अंदर दब जाती हैं। लाइक मान लीजिए कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ और उसके साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें दब गई अंदर, या अर्थक्वेक आया और ज़मीन में थोड़ा सा दरार पड़ा और बहुत सारी चीज़ें दब गई। तो जब वो नीचे दब जाता है तो बहुत सालों तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर उसको धीरे धीरे उसमें सही टेम्परेचर और सही प्रेशर मिलेगा तो उसी में वो चीज़ें वो चट्टान के रूप में, मतलब वो लेयर बनती जाती हैं, एक के ऊपर एक जब जमा हो जाएगा ना तो धीरे धीरे लेयर के रूप में फॉर्मेशन हो जाती हैं और वो कोयले का निर्माण करती हैं। और इसीलिए और पेट्रोलियम भी समुद्र में बनता है। तो जैसे समुद्र में जो चीज़ें दह के चली गई अंदर नीचे जाएंगी, सड़ेगी, जैसे जीवाश्म वगैरह हो गए। मान लीजिए कि पेड़ पौधा है या जानवर है, नदी के साथ दह गए और समुद्र में जाके मिल गए, समुद्र में नीचे जाएंगे फिर वो भी सड़ेंगे और फिर लेयर के ऊपर लेयर बनेंगे और वहीं से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये इतना जल्दी होता नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये एक खत्म होने वाले हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, तो इसका हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि हम जब भी यूज करें तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको बनने में बहुत समय लगा होगा। तो थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इसको, ये जो है एक कंप्लीट कभी ना कभी खत्म होने वाले रिसोर्सेज हैं। तो अभी ये तो हमारा कंबशन टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, तब तक मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम एक टॉपिक पे बात करते हैं। अभी हमने जस्ट रिसेंट बात किया था जिस टॉपिक, उसका नाम था कंबशन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन। देखिए कंबशन को में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ और चीज़ें, एक छोटा सा पॉइंट मुझे लगता है मिस हो गया है। जलने के लिए मैंने कहा था शुरू में ही कि ऑक्सीजन गैस होता है। ठीक है, आप देखिएगा स्टोव जब जलता है तो क्या किया जाता है, उसमें से लेके से बार बार पंप मारा जाता है। वो पंप किस लिए मारा जाता है, वो पंप इसलिए मारा जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन भरे और ऑक्सीजन के साथ ही वो फ्यूल अच्छे से जल पाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा होगा गैस का जो चूल्हा है उसका बर्नर पे देखिएगा तो छोटा छोटा होल दिया रहेगा। वो इसलिए नहीं दे रहा है, दिया जा रहा है कि आप उसका वो ये आपका फ्लेम निकल सके। वो इसलिए दिया गया है कि ऑक्सीजन उसमें इजिली एंटर कर सके और जल सके क्लियर रूप से। क्योंकि अगर कोई चीज, अगर आपके पास गैस ही है तो क्या हुआ, जलने के लिए फिर भी ऑक्सीजन चाहिए। आपके पास गैस बेशक है लेकिन बिना चिंगारी के तो होगा नहीं। ठीक है, और जब तक इन्वायरमेंट नहीं होगा वो नहीं जलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक गैस ही लो और गैस जला दो और उसको शीशा से बंद कर दो, पूरा बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि मैंने अभी क्या पढ़ाया था आपको कि जैसे ही कार्बन कंपाउंड जलता है उसमें कौन सी निकलेगा, एगो कार्बन डाइऑक्साइड, एगो वाटर, हीट और लाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में आता है, आग बुझाने के काम में आता है, और पानी क्या करेगा, उसको गीला कर देगा। तो किधर गीला हो गया आग बुझ जाएगा। इसीलिए जलने के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन, ये जो टॉपिक है ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, कार्बन ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, कि कोई भी कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है यानी रिएक्शन करता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो यहाँ ये ऑक्सीडेशन पढ़ने का मतलब, पढ़ाने का मतलब वो नहीं है कि ऑक्सीजन से क्या होता है, वो पुरानी बातें हैं। यहाँ इस टॉपिक को पढ़ाने का मतलब ये है कि क्या कार्बन कंपाउंड्स भी ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। अब यहाँ कार्बन कंपाउंड्स की बात की गई है, कार्बन की नहीं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसका मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हो सकता है। हमें यहाँ पे देखना है कि जैसे एल्कोहल वो ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं,
इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सभी ऑक्सीडाइज होते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इथेनॉल से, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में इथेनॉल से ही दिया हुआ है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है C2H5OH, इसको एल्कोहल भी कहा जाता है, एल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है। चलिए कराते हैं। अभी मैंने जस्ट कराया भी था इसके पिछले वाले टॉपिक में। C2H5OH होगा, O2 से रिएक्शन करेगा, CO2H2O बनाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं, यहाँ कंबशन हो जाएगा। तो इस ऑक्सीडेशन के लिए क्या करेंगे, तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने के लिए हमारा काम क्या है, इस कंपाउंड को ऑक्सीजन से जोड़ना है, न कि इसको तोड़ना है। तो ऑक्सीजन से जोड़ने के लिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ब्रेक करके रिएक्शन में ऑक्सीजन की मात्रा यानी ऑक्सीजन रिगार्डिंग कंपाउंड्स को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मिलेगा KMnO4, KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है। और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये भी है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके अलावा कोई एसिड वाला आपने पढ़ा होगा, एसिड बेसन साल्ट में HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि कंपाउंड्स में ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है। खैर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बहुत सारे हैं, यहाँ किसका यूज किया जाएगा, यहाँ यूज करेंगे हम इन दोनों का, ठीक है। अब इसमें भी ये ध्यान रहे किसमें कौन से नेचर का होता है, ठीक है। तो ये जो होगा ना, ये बेसिक नेचर का होगा, और यहां ये जो होगा ना, वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। अब रिएक्शन हमारा ऐसा होगा, यानी हम जो रिएक्शन कर रहे थे वो गलत था। अब देखिए यहां लिखना पड़ेगा, ऊपर आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन क्या, एसिड एल्कलाइन, कौन सा एल्कलाइन कौन रहेगा, KMnO4, और एसिडिफाइड कौन होगा, K2Cr2O7। यानी कि आपको ये रिएक्शन कराना ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल है, लेकिन उसमें आपको इसका यूज भी करना है, यानी बेसिक नेचर वाला आपको पोटेशियम परमैग्नेट, और एसिड वाला क्या डालना है आपको गाइस, आपको डालना है एसिड वाला आपको डालना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका नाम है परमैग्नेट, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मैंने क्या बताया अभी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। चलिए ये तो हमने रिएक्शन कर दिया, प्रोडक्ट क्या निकला, प्रोडक्ट देखते हैं गाइस। तो इथेनॉल से क्या बना प्रोडक्ट, ये बनेगा CH3COOH, मीन्स कि ये होता है इथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप था एल्कोहल का, और प्रोडक्ट में निकला कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी इथेनॉल था तो इथेनोइक एसिड, यानी प्रोपेनॉल होगा प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल होगा ब्यूटेनोइक एसिड। चेक कर लेते हैं, आइए चेक करते हैं। ब्यूटेनोइक के लिए ब्यूटेनॉल C4H9OH, यही होता है ब्यूटेनॉल हमारा, ठीक है। O2 लगाया, और यहाँ पे क्या लिखना है, ये वाली चीजें लिख देनी है, वो जरूरी है।
क्या बनेगा, इथेनोइक बना था ना, तो COOH तो रहेगा ही रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ब्यूटेनोइक बनाना है तो यानी प्रोपेनॉल लगा दीजिए, यानी कि प्रोपेन बना दीजिए, तो C3H7 ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनॉल था अल्कोहल का, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये जो ऑक्सीजन है ना, देखिए यहाँ से अलग नहीं हुआ, इसी में जुड़ गया है बस। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, तो ऑक्सीडाइज का मतलब जैसे ही है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ इस पॉइंट पे कि आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के प्रेजेंस में ही करना है। अगर ये दोनों गायब हुआ कि आपका कंबशन में घुस जाइएगा। जहां ये दोनों गायब हुआ कि वो पॉइंट चला जाएगा कंबशन में। कंबशन का मतलब क्या हुआ कि वो सीधे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए तो इसमें आगे देखते हैं क्या कि प्रोपेनॉल जो है वो प्रोपेनोइक, इथेनॉल जो है इथेनोइक। ठीक है, चलिए फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आगे मैं देखता हूं उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा आज का जो अभी वाला जो टॉपिक है वो है एडिशन रिएक्शन। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सी बातें अभी करी इस वीडियो में, हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स देखे। अब हम इसमें देखेंगे एडिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन देखिए नाम से ही श्योर हो गया होगा कि इसमें कुछ ऐड करने वाली बात है। नाम से ही श्योर है, ऐड करना है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अनसैचुरेटेड इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का संख्या कम होता है। अगर उसमें हाइड्रोजन का संख्या बढ़ा दिया जाए तो वो भी सैचुरेटेड हो जाएंगे। यानी अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाया जा सकता है बाय द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ऐसे तो ये जुड़ेगा नहीं, वैसे थोड़े कि कह देंगे हाइड्रोजन जुड़ जा तो जुड़ जाएगा, उसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है। चलिए तो ये जुड़ता है किसमें, एक निकेल से, निकेल कैटलिस्ट के साथ, और एक प्लैटिनम जिसको पीडी कहा जाता है। ठीक है, ये कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं इसमें। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस, these are the substance which change the rate of reaction without taking part in chemical reaction। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि एडिशन रिएक्शन में दो कैटलिस्ट यूज होंगे, निकेल और प्लेटिनम। ठीक है, क्योंकि ये जो एडिशन रिएक्शन जो है ना, ये हाइड्रोजन ये तभी जुड़ेगा जब ये निकेल और प्लेटिनम होगा, इसके अलावा ही सुनता ही नहीं किसी का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि आखिर इस रिएक्शन का यूज क्या है। तो मैंने क्या बताया अभी, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड करने के लिए इसका इस्तेमाल वेजिटेबल ऑयल से, ठीक है, वेजिटेबल घी बनाने का काम में आता है। अब वेजिटेबल ऑयल क्या है, जैसे आपने देखा होगा नारियल का तेल, ठीक, और नारियल के तेल से वो डालडा बनता है, तो वो उसका
हाइड्रोजनेशन होगी। आप लोग देखिएगा डालडा के पैकेट पे भी लिखा होता है हाइड्रोजनीकृत तेल या फ्यूल कुछ लिख दिया होगा, लेकिन हाइड्रोजनीकृत लिखेगा यानी वो इसका बात कर रहा है। ठीक है, चलिए ये सब होता ये है कि जब ये ऑयल्स आते हैं नारियल का तेल, ठीक है, तो जनरली जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ये अनसेचुरेटेड होते हैं जनरली, सारे नहीं। जनरली वेजिटेबल्स ऑयल जो होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं। वेजिटेबल्स ऑयल, टेबल्स ऑयल्स ऑयल अनसेचुरेटेड, मैं लिख देता हूं ताकि क्लियर होता रहे टॉपिक्स। अनसेचुरेटेड। जबकि एनिमल फैट, जिसको फैटी एसिड के नाम से जानते हैं हम लोग, फैटी एसिड ऑफ एनिमल्स माने जानवर का चर्बी, ये होता है सेचुरेटेड। ठीक है, तो यहां देखिए अब एनिमल फैट है, क्या किया जाएगा, शुद्ध घी बनता है, शुद्ध घी बनाया जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, उसके अलावा वेजिटेबल घी से, वेजिटेबल ऑयल से क्या बनेगा, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी। अब यहां देखिए ये थोड़ा क्या होगा, देखिए ये थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जबकि ये थोड़ा ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेट माने गाढ़ा होगा, जम जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसेस पूरा एडिशन रिएक्शन का। अब होता कैसे है ये भी देख लिया जाए। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास में इथीन है, ठीक, तो चलिए इथीन कराते हैं फिर रिएक्शन से। तो इथीन यानी कि C2H4, यही है हमारे पास। स्ट्रक्चर डालिए, ऐसा होगा। ठीक है, इधर डाल दीजिए निकेल, दोनों नहीं डालना है, कोई भी, निकेल या प्लेटिनम। ठीक है, और उसमें डाल दीजिए हाइड्रोजन एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, यहां से ये क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन जाएगा और एक एक गो सिर पे जाके बैठ जाएगा। यानी कि ये ऐसे था पहले, अब एक हाइड्रोजन जाने के बाद, एक एक हाइड्रोजन जाने के बाद ये यहां बैठ गया, ये यहां हो गया, ये जो हो गया ना, ये हो गया आपको इथेन हो गया। था क्या पहले ये इथीन, तो इथीन से इथेन बना ना, तो क्या हो गया, अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड। वैसे ही प्रोपीन से प्रोपेन बनेगा। ठीक है, ब्यूटीन से ब्यूटेन बनेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक और चीज जान लीजिए, जो एनिमल फैट होता है, ठीक है, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, देखिएगा खोसी खा रहे हैं, खोसी का मीट, उसका तेल खूब खाइएगा, तो हार्मफुल है कि नहीं है, तो जाहिर सी बात वो नहीं खाना चाहिए। अब फिर भी थोड़ा मोड़ा चल जाएगा, एडजस्ट हो जाता है, थोड़ा मोड़ा चलता है, पूरा नहीं चलता है। अब देखिए उसके अलावा जैसे मान लीजिए वेजिटेबल ऑयल है, अब नारियल का तेल आप पी लीजिए, तो वो सही नहीं है, नहीं, यानी दोनों को रिफाइन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा नारियल तेल का वो बाल में लगाया जाता है, मिलता है आप लोगों को, ठंडी के दिनों में लोग बूढ़ी में लगा के और बैठता है धूप में, जम जाता है वो तेल। और नारियल तेल का क्वालिटी इसी से चेक किया जाता है कि वो जम जाए। वो नारियल तेल, जैसे मान लीजिए कोई कोई तेल होता है किसी किसी कंपनी का जो नहीं जमता है, तो समझ लीजिए उसमें मिलावट है। और एक और आता है निहार का, पूरा जम जाता है एकदम क्वालिटी में, तो समझ लीजिए कि वो बेहतर है, असली नारियल का तेल है वो, बाकी में मिलावट वगैरह है। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया। अच्छा, अब ये बात है कि सारे वेजिटेबल ऑयल्स के साथ ऐसा नहीं किया जाता। अब सरसों के तेल के साथ क्या कीजिएगा, उसमें कौन सा फैटी एसिड, उसको डायरेक्ट यूज कर लिया जाता है, तो सरसों तेल का इमेजिनेशन इसमें ना करेंगे आप लोग, ये थोड़ा सा कुछ ही तेल्स पे लागू होता है। ठीक है, तो ये था आपका एडिशन रिएक्शन। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देख लीजिए, मैं उसको इसी में क्लियर कर देता हूँ क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी में थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं अभी जस्ट,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन छोटा सा टॉपिक है। चलिए ये एडिशन हटाइए, अब एडिशन का कोई आवश्यकता नहीं होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को। चलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या करना है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे आप पढ़े होंगे मैथ्स में, कोई वैल्यू लाके पुट कर देते हैं, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें भी वही काम करना है। आपको एक कंपाउंड में बारी बारी से एक एलिमेंट डाल डाल के उसमें से कंपाउंड निकालने हैं। जैसे हमारे पास है वो मीथेन, ठीक है। अब मीथेन है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा कंपाउंड है, आपको पता ही है इसके बारे में। नहीं, हमने क्या किया, इसमें इसका स्ट्रक्चर ये था, इसका स्ट्रक्चर ये था, हमने इसको Cl2 से रिएक्शन कराया, Cl2 से रिएक्शन कराया। क्या करेगा, इसमें से एक Cl1 निकलेगा और यहां जाके बैठ जाएगा, एक Cl निकलेगा वहां जाके बैठ जाएगा और वहां के हाइड्रोजन को उठा के अपने में से एगो Cl लेके अलग हो जाएगा। यानी ये स्ट्रक्चर अब ऐसा दिखेगा, ऐसे ये Cl हो गया और बगल में एक HCl निकल गया। क्या निकल गया, यानी एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। क्लियर। अब इसका नाम क्या होगा, यानी कि ये था CH4 प्लस Cl2, एरो दिया, हो गया आपको CH2Cl, ठीक है। तो इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, या फिर इसका एक और नाम है क्लोरोमीथेन। मैंने वीडियोज में पहले बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था वो चेन स्ट्रक्चर और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो बताया था मैंने क्लोरोमीथेन। एक कंपाउंड निकल गया। अब आप क्या किए, आपको अब इससे कुछ मतलब नहीं, इसका बाजार साफ। अब बचा है, लाइए इसको, अब इसको लाइए इधर, CH2Cl है ना। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हम फिर Cl डालेंगे इसमें, डालिए Cl2 फिर। अब क्या करेगा, यानी आपका स्ट्रक्चर क्या था, ऐसा था, ऐसा था। अब इसमें हो गया Cl2, कुछ नहीं करेगा, फिर इसमें से एक Cl जाएगा, इनको मारेगा लात, एगो बैठ के हाइड्रोजन लेके रेल। क्या हुआ, C, इधर भी H, इधर भी H, लेकिन यहां पे Cl और यहां पे Cl और एक HCl। याद रहे, देखिए इसमें एसिड बाहर निकल रहा है, ये बात पॉइंट आप लोग ध्यान कर रहे होंगे, आई होप, ठीक है। और यहां पे क्या क्या निकल गया, यानी कि ये था CH2, ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो गया क्या, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। CH2Cl नहीं होगा, ये CH3Cl होगा, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। CH3Cl, एक मिनट। स्ट्रक्चर में यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा और फिर प्लस होगा, ठीक है, CH3Cl, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम हो गया, हाँ, मिथाइल क्लोराइड, सही है। अब यहाँ पे CH2Cl हो जाएगा, यानी CH2, ये हो गया CH3Cl से जब Cl2 रिएक्शन किया तो ये हो गया CH2 और Cl2 और HCl, ठीक है। चलिए इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम क्या होगा, आप खुद से सोच के बताइए क्या होगा। डाइक्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल डाइक्लोराइड, ठीक है, क्योंकि दो कार्बन है, दोनों तरफ लगा दीजिए, मिथाइल है तो मिथाइल डाइक्लोराइड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर इसको लेंगे। हमने क्या क्या किया था, हमने मीथेन से स्टार्ट किया था, तो ये आया, ठीक है, ये आया, फिर इसको ला करके यहाँ पे, फिर हमने ये लाया, फिर इससे स्टार्ट करेंगे, यानी फिर CH2Cl2 है, इसमें फिर क्या डालेंगे हम, Cl2 डालेंगे, फिर से डाल दिया Cl2। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही Cl2 डालेंगे, Cl2 डालेंगे, फिर क्या करेगा, अब ये हो जाएगा, एक क्लोरीन जाएगा, एक हाइड्रोजन को बाहर करेगा, यानी कि CH हो गया, और क्लोरीन 2 था, अब 3 हो जाएगा, और HCl बाहर।
CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, CHLOROFORM। क्लोरोफॉर्म का यूज किस में किया जाता है? एनेस्थीसिया में किया जाता है, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया। अभी एनेस्थीसिया क्या होता है सर? एनेस्थीसिया होता है जब कभी कभी आपका ऑपरेशन करना होगा ना, तो इसको सूंघा के बेहोश, यही है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये आप देखिएगा किसी किसी फिल्म में रुमाल पे ऐसे करके देता है, तो आदमी इसको सूंघते ही अनकॉन्शियस हो जाएगा, मतलब वो सुन्न हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। फिर क्या करते हैं, अगेन फिर इसी को लेके आएंगे, अब हम इसी को लेके आएंगे। क्या किया? CHCl3 से फिर से Cl2 डाला होगा, फिर क्या करेगा? अब जो बचा है हाइड्रोजन उसको भी बाहर, यानी कार्बन क्लोरीन का हो जाएगा 4 गो, तो CCl4 और फिर CHCl बाहर। अब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। शॉर्ट में हम क्या समझते हैं, यहां देखिए मीथेन था, क्लोरीन डाला, HCl बाहर, CH3 यानी मिथाइल क्लोराइड बाहर, ठीक है। फिर इसको लिया, 2 क्लोरीन डाला, फिर ये हमारा प्रोडक्ट ये निकला CH2Cl2, क्या हुआ? डाइक्लोरो मीथेन या मिथाइल डाइक्लोराइड। फिर मिथाइल डाइक्लोराइड को लिया, फिर Cl2 डाला, क्लोरोफॉर्म बाहर, फिर क्लोरोफॉर्म लिया, Cl2 डाला, कार्बन टेट्राक्लोराइड बाहर। मतलब एगो मीथेन से एक ही एलिमेंट डाल के हम कितना सारा कंपाउंड बना दिए। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कीजिए, प्रोडक्ट पाइए। अब आपके पास में 2 क्वेश्चन है। व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल से इथेनोइक बनाने के लिए क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज होता है, और वहां पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होने की वजह से वो ऑक्सीजन जुड़ के ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर है? फिर बोला मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन इथेनाइक बॉन्ड फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल मी? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर देखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।